ओके सर, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। लास्ट जो मैंने आपको बताया था, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई थी, जो भी मैंने आपको सिखाया था, इज इट क्लियर टू ऑल और यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इफ यू वांट यू कैन आस्क। बेटे, मैं लास्ट जो डेरिवेशन मैंने स्टार्ट किया था, विच आई डिडंट कंप्लीट इन द लास्ट क्लास, दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ यू रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव करना है ना? बट हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपने बेटा वहां तक पढ़ लिया है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, अगर है तो पूछ लीजिए, हम आगे बात करते हैं, हम पूरा उसको आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आज सर्कुलर मोशन हमारा ओवर हो जाएगा एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लॉज ऑफ मोशन। बट इसको मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि आई टुक सर्कुलर पाथ, नो डाउट। ओके सक्षम, गुड। एक सर्कुलर पाथ हमने कंसीडर किया था और इसमें हमने अस्यूम करा था कि ये पार्टिकल है बेटे, कोई पार्टिकल है, वो पी पॉइंट से इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। और मैंने कहा था कि यहाँ पर हम इस पार्टिकल का जो पोजीशन ले रहे हैं ना, पोजीशन दैट वी आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो पोजीशन है, जो इस पार्टिकल का पोजीशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। और इस वेक्टर को मैंने कहा था इट विल बी कंसीडर्ड एज पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी बेटा। ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी। भाई लेंथ तो बेटा रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ही होगी ना बच्चे। अब मैंने साथ साथ ये बोला था कि मान लीजिए इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, लेट दैट बी v, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, लेट दैट बी v, बट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है। तो मैंने साथ साथ एक ऐसा भी सर्कल ड्रॉ किया था, अगर आपको लास्ट वाली क्लास की बातें याद हो तो। मैं सर्कल कह रहा हूँ, मैंने ऐसे भी दिखाया था आपको कि दिस इज वेलोसिटी v, दिस इज अनदर वेलोसिटी v। ये वाली वेलोसिटी पॉइंट p की वेलोसिटी, ये वाली जो ये वाली पॉइंट p पे वेलोसिटी है, और ये वाली वेलोसिटी पॉइंट q पे वेलोसिटी है। और मैंने आपको बोला था कि दिस विल बी रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, दिस विल बी कंसीडर्ड एज डेल्टा v। और मैंने लास्ट डे ये प्रूफ कर दिया था कि ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है अगर यहाँ, तो यहाँ भी ये एंगल थीटा होगा। मैंने आपसे बोला था ये ए बी सी मान लो। तो मैंने आपसे ये साफ साफ बताया था कि इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ABC, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बोला था OP बाई OQ इज इक्वल टू AB बाई AC, दोनों का रेशियो 1 होगा। ये आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। इसका मतलब ये था, मैंने प्रूफ कर दिया था ये बात, कि ट्रायंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बिकॉज साइड का रेशियो सेम है बेटे, दोनों में साइड का रेशियो सेम है, और साथ साथ क्या क्या सेम है बेटा, एंगल भी सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो गए थे, सिमिलर ट्रायंगल। बेटा यहाँ तक सबको याद है? यस सर। ओके। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मेरा ईयरफोन, 1 मिनट का टाइम देना मुझे, 1 मिनट। ओके, आप शायद आवाज क्लियर, ज्यादा क्लियर जाएगी क्योंकि वो ईयरफोन कनेक्टेड नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। तो बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो, अब इसमें एक छोटी सी बात, बस एक छोटी सी बात, उसके बाद हम ड्राइव कर लेंगे रिजल्ट। मान लीजिए बेटा कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा है। मैं इसको अलग से करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाली लाइन, यहाँ ये वाली लाइन, ये थीटा है, और दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। समझ रहे हैं आप? लेट लेट the value of angle between ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, between P and Q is
डी थीटा इतना छोटा है कि मैंने उसको बहुत छोटा मान लिया। ठीक है, कितना छोटा मान लिया मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, डी थीटा। समझ रहे हैं बेटा? मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ऐसा मान लिया, मतलब ये थीटा मैंने एक जनरल माना था, बट अगर मैं कह लूं कि थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां ध्यान देना, कैन आई क्लेम दैट कि P एंड Q विल बी वेरी क्लोज? तो इसका मतलब है कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, देयरफॉर पी क्यू कैन बी कैन बी considered as अ स्ट्रेट लाइन? पहले ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे बताइएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो P से Q है बेटा, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं? सर सोच के Yes, देखो सर, sir. इफ यू अग्री। ठीक है, ये इतना छोटा है बेटा डी थीटा, कि अगर देखो, एक बात समझो कि अगर ये है सर्कल, ठीक है, अगर ये सर्कल है और इस पे अगर मैं बहुत छोटा सा पोर्शन ले लूं ना, बहुत छोटा सा, तो इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट इट एज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर लें, तो पहले यहां तक नोट कर लो, जो भी आपको नोट करना है जल्दी से कर लो, तो मैं आगे की बात बताता हूं। मैंने ये मान लिया कि थीटा बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल, सो दैट PQ जो आर्क है, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों आप कर रहे हो कि यू आर अज्यूमिंग थीटा टू बी वेरी स्मॉल? बिकॉज द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। बेटा इस बात को समझो, मैंने थीटा क्यों छोटा माना। बेटा मेरे मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे ब्लू, थीटा मैंने इसलिए छोटा माना क्योंकि ये पॉइंट है, इस पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो जस्ट इसके बाद वाला एक पॉइंट होगा, उस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे, एंड एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वुड हैव चेंज्ड। तो इसका मतलब है कि आप इसको बहुत छोटे छोटे वैल्यूज पे आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए मैं बहुत छोटा एंगल ले रहा हूं, बहुत छोटा। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा जो भी नोट करना था बच्चों, प्यारे बेटे? Yes, sir. ठीक है, तो मैं PQ को एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं और थीटा को मैंने बहुत छोटा माना है। तो अब देखिए, मैं आपके लिए बस इसको इरेज करके फिर से दोबारा एक बार ट्रायंगल के फॉर्म में मैं डायग्राम दिखा देता हूं, और वहां से मैं प्रूफ कर दूंगा एकदम फटाफट। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल अब टाइम पास बातें बिल्कुल। मैंने बोला सर थीटा बहुत छोटा है, सर बहुत छोटा है, सर डी थीटा मतलब बहुत छोटा, और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी के साथ आप डी लगा दोगे ना, तो डी का मतलब होता है बहुत छोटी सी वैल्यू। कितनी छोटी? अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू। ये डी थीटा, ये ओ पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये पॉइंट क्यू, ये आर मान लीजिए, ये आर मान लीजिए, तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से इसका चेंज डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो बेटा, जैसा चेंज इन वेलोसिटी दिखाया ना मैंने, कि ये पहले ये वेक्टर ऐसे था, अब ये वेक्टर ऐसे हो गया, तो यहां से यहां जाने में हमारा वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, डायरेक्शन की वजह से। In the same way, my initial position vector was like this. My final position vector is like this. So in going from P to Q, my position vector has changed because of the direction, not because of the magnitude, but because of the direction. Clear है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो अगर ऐसा है, तो और मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, as triangle OPQ is similar to triangle ABC because these two triangles are similar. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम जानते हैं बचपन से, आपने बचपन से सुना होगा कि बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर वेरी सिमिलर, तो इसमें किसी भी दो साइड का रेशियो हम इक्वल कर सकते हैं। हैव यू हर्ड दैट? कि Yes, sir. किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में हम साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं इसको भी बहुत छोटा चेंज दिखा देता हूं, और इसको भी बहुत छोटा चेंज दिखा देता हूं। समझना, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज थीटा बहुत छोटा है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर का चेंज है या वेलोसिटी वेक्टर का चेंज है, दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, तो इसके साथ भी मैंने डी लगा दिया। अब देखो, किसी भी दो साइड का रेशियो सेम होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है,
तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर dr by r इज इक्वल टू dv by v, ऐसे लिख सकता हूं। इस और इस साइड का रेशियो इस और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इससे क्या फायदा होगा सर? आपने कर तो दिया बेटे, मेरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर, या इसको ऐसे रहने दो, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर अपॉन वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। ठीक है। अगर डिवाइड, अब यहां सुनिएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt, दोनों साइड को हम dt से डिवाइड कर दें, मतलब वी राइट इट एज dr बाय dt इज इक्वल टू r ऐसे ही, v ऐसे ही, और ये चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। कौन मुझे बताएगा कि व्हाट कैन आई राइट dv बाय dt? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड, A और delta A. बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। और इसी तरह से कौन मुझे बताएगा कि पोजीशन वेक्टर का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं? हु विल टेल मी? अगर आपको याद आए तो मैंने मोशन इन प्लेन में आपको सिखाया था कि वेलोसिटी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज लिख सकते हैं। और अलवीरा, लास्ट क्लास में मैंने आपका डाउट जो एक बताया था उसमें भी यही करा था, आपको अगर याद हो, पोजीशन वेक्टर को हमने डिफरेंशिएट किया था। Yes, sir. एनीवेज, मतलब ये बेटा कि पोजीशन वेक्टर का चेंज, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं r अपॉन v डिवाइडेड बाय dv बाय dt कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, सब वेक्टर है, तो अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर बाय r लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड वाइज। Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज सिंपली v स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। समझे? और ये क्यों होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में? तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। मेरी बात सुनो, सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है? डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रहा है, आई डोंट केयर, बट अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है तो देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले इतना नोट कर लो, तो मैं आपको एक बात और बताता हूं। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो रिलेशन है ये स्केलर रिलेशन है। इसमें आई हैव जस्ट यूज्ड स्केलर रिलेशन, आई हैव जस्ट यूज्ड द मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं, तो वी आर नॉट राइटिंग द डायरेक्शन इन दिस केस। नोट कर लेना तो बताना ताकि मैं आगे बात कर सकूं बच्चे। नोटेड। नोटेड, गुड। अच्छा चलो मैं आपको एक, ओके बेटा। सर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था ना? जी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था। लास्ट क्लास में हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था, इस डेरिवेशन को। इन दिस क्लास आई हैव कंप्लीटेड दिस। सर आप एक बार बता दोगे मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए थे? ट्रायंगल सिमिलर इसलिए हुए थे कि पहली बात तो दोनों में एंगल सेम है। अच्छा सर, अच्छा है? सर, फिर और दूसरी बात, इसमें दो साइड का रेशियो ले लो तो r बाई आर इज इक्वल टू 1। इसमें भी दो साइड का रेशियो ले लो तो v बाई v इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो सिमिलर ट्रायंगल में यही होता है बेटा कि
इसमें जो दो साइड्स का रेशियो होगा और इसमें अगर दो साइड का रेशियो ये बराबर हो और एक एंगल भी बराबर हो, तो इन दैट केस द टू ट्रायंगल्स इज कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके सर। मतलब सर ये दोनों एक सर्कल के पार्ट है? ऑब्वियसली ये दोनों एक सर्कल के पार्ट है, और वो सर्कल का डायग्राम आपको ऑलरेडी मैंने अभी भी बना के बताया है, और लास्ट क्लास में व्हेन वी स्टार्टेड दिस यस सर। डेरिवेशन है ना, तो बताया था। तो बस उसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने फिर से अलग से करके ट्रायंगल के फॉर्म में इसको दिखा के मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा, कि आपको एक्स्ट्रा वे में समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अगर आप चाहो तो एग्जाम में इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ दिस, डोंट ड्रॉ इट, बट जो डायग्राम आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम। ठीक है? यस सर। महुना नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. ओके। अब मैं एक बात आपको समझाऊं कि इफ यू आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, डजंट मैटर मूव विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज या वेरिएबल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी, तो आपका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वेदर इट बी कांस्टेंट और इट बी वेरिएबल डजंट मैटर। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक एक्सेलरेशन हमेशा होगा, और वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वो एक्सेलरेशन will be always directed towards the center of the circular path। मतलब क्या? मतलब अगर पार्टिकल यहां पर है तो भी मैं कहूंगा कि इट इज हैविंग अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल यहां पर भी है तब भी इसकी डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है? और पार्टिकल यहां है मान लो, देन ऑल्सो मैं कह सकता हूं कि द एक्सेलरेशन और द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब एट एवरी पॉइंट in a circular motion you will always have one acceleration, you will always have one acceleration irrespective of uniform or non uniform circular motion। 1 मिनट का टाइम देना मुझे, 1 मिनट में मैं वापस आता हूं। Hello, sir. हाँ जी बेटे, सॉरी, बताइए।
नो सर, वो अभी आवाज नहीं आ रही थी मुझे आपकी उससे। नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बेसिकली मैंने 1 मिनट का आपसे टाइम मांगा था। एनीवेज, तो देखिए बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमेशा व्हेनेवर यू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मेरी बात बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, एक एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्यों होगा? तो दिस एक्सेलरेशन विल बी देयर, this acceleration will be there because of the change of direction of velocity. और इसकी डायरेक्शन किधर होगी इस एक्सेलरेशन की? तो इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये सबको क्लियर हो गया है शायद? अच्छा, Yes. बेसिकली अगर आप बहुत अच्छे से देखो मोहना, डोंट यू थिंक कि द एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल? आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप इस सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियस पे ही तो लाई कर रही है ना? ध्यान से देखो, ऑलवेज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, बट रेडियस के अलोंग ही तो है ना बेटा। बेटा अगर सर्कल में आप कोई रेडियस ले लो, सर्कल का रेडियस आप जानते हो, अगर आप ये सर्कल का रेडियस ले लो तो हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी इसी रेडियस पे लाई करेगी एंड टुवर्ड्स द सेंटर लाई करेगी। अगर इस पॉइंट पे रेडियस ले लूं तो सर्कल का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन पे लाई करेगी एंड टुवर्ड्स द सेंटर करेगी। तो बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियस के अलोंग होती है और टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इसीलिए हम इसको सेंट्रीपिटल भी कहते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। द अदर नेम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं रीजन आपको बता चुका हूं, बिकॉज इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, दूसरी बात अगर और ध्यान से देखो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, तो एक बात सोचो, मुझे कौन बताएगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते थे? हाउ डू यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट? So we're drawing a tangent. वेरी गुड, बाय जस्ट ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। और इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा अनडाउटेडली वो सेंटर की तरफ होगा एंड इट वुड बी रेडियल। और हमें एक बात मालूम है कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, हमें एक बात मालूम है बचपन से कि ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो याद रखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे मान लो अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट पे, तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। और यहाँ पर अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखूं तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अगेन द एंगल वुड बी 90 डिग्री। तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द वेलोसिटी, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है सेंट्रीपिटल की वो होती है v²/r। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना चेंज भी कर सकते हैं। देखो, अगर थोड़ा आपको याद हो तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि v कैन बी रिटन एज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r। दिस वाज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका ये बता चुका हूं मैं बेटा, ये मैं पहली क्लास में ये रिलेशन मैं बता चुका हूं। तो ए सेंट्रीपिटल को मैं ऐसे अगर लिख दूं ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो इसको मैं ऐसे भी लिख यस बेटा बोलो। सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने जो परपेंडिकुलर वाला बताया प्लीज एक और मैंने बस ये बोला कि देखो, किसी भी पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट टू दैट पॉइंट, राइट अलवीरा? और आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट विल बी ऑलवेज अलोंग द रेडियस। यस। तो हमें एक बात मालूम है, टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर? दैट इज व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, मैंने बोला v इज इक्वल टू ओमेगा, हम जानते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r। one r will cancel out by another r, तो centripetal acceleration will become equal to omega square multiplied by r. This will be the value of centripetal acceleration in terms of omega. Omega is what?
ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर लिख सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ लीनियर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आप इसको वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको Yes. वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो और ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर लिख सकते हो। जल्दी से नोट करो फटाफट, एकदम हरी अप। सर नोटेड। वेरी गुड। तो ये जो सारी कहानी है तारिक साहब, मिस्टर तारिक है या नहीं है? नहीं है। तो खैर ये जो सारी कहानी है सक्षम भाई, ये सारी कहानी, द होल स्टोरी वाज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट मैंने आपको एक पहले ही बोला है कि वेदर यू हैव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन बोथ ऑफ द केसेस एक चीज तो कॉमन है दोनों में, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में होगा। उसकी डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कॉज है वो कॉज क्या है? तो दैट कॉज इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तो दोनों ही में होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और चीज आ जाती है, एड ऑन हो जाती है। जानवी वांट, देख लो जानवी जल्दी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और चीज ऐड होती है, और वो क्या चीज है? तो मैंने आपसे बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ओनली द डायरेक्शन चेंजेस। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होना है, वेदर इट बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, बट आपका नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लग जाता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होता है, वैल्यू चेंज होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और एक्सेलरेशन आ जाता है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? टेंजेंशियल। मतलब सेंट्रीपिटल तो है सर, सेंट्रीपिटल तो है, बट एक और एक्सेलरेशन यहां पर आ गया पिक्चर में, एंड दैट एक्सेलरेशन, नहीं ओवल शेप में क्यों लगेगा भाई? सर्कल की बात कर रहे हैं सक्षम, सर्कल की बात कर रहे हैं सक्षम। ओवल की तो कहानी ही नहीं है। ओवल मतलब एलिप्स, एलिप्स थोड़ी है, ये सर्कल है। सर्कल में अगर हम मान लीजिए कि आपकी यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू v1 है मैग्नीट्यूड, और यहां पर v2 हो गई, तो मतलब वैल्यू चेंज हो गई ना बेटा। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही थी, बट वैल्यू भी चेंज हो गई। डायरेक्शन वाज चेंजिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आल्सो, that is why you had a acceleration, and that acceleration was called as centripetal acceleration. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज के वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड आल्सो, you will have an acceleration, and that acceleration is called as tangential acceleration. कैसा acceleration कहलाता है? tangential acceleration. मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझ रहे हैं आप बच्चों मेरे, मेरे प्यारे बेटे, सबको क्लियर हो रहा है? तो देखो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें एक सेंट्रीपिटल तो है, एक और एक्सेलरेशन होगा जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। हर पॉइंट पे कैसे होगी? टेंजेंशियल। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगा, और इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। पहले ये बताओ इस किसको नहीं समझ आया? अगर किसी को नहीं आया तो पूछो। पहले ये देखो कि आपको मेरी ये बातें समझ आई कि नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, साथ साथ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। टेंजेंशियल क्यों होगा? ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और सेंट्रीपिटल क्यों होगा? ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहले ये क्लियर है सबको? और इसके वर्ड को देखो अगर, तो इसके वर्ड में खुद ही लगा हुआ है टेंजेंशियल। ये इसलिए लगा हुआ है कि ये जो एक्सेलरेशन है दैट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। मतलब इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। दैट इज वाई इसके साथ लगा हुआ है वर्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। देखो वहां पर जो हम लोगों ने ये रिलेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने
फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने ये रिलेशन बताया था अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर का, इफ यू कैन रिमेम्बर Yes, sir. दिस। ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा था ना बेटा, ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल था। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर, या इसको हम This is ऐसे भी लिखते linear, हैं, right? yes, that linear acceleration is what is especially tangential, right? Because beta Yes. centripetal acceleration is also linear acceleration। ठीक है, क्योंकि एंगुलर तो बस अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा है, तो सेंट्रीपिटल भी लीनियर है और टेंजेंशियल भी लीनियर है। बट अल्फा का जो ये रिलेशन आता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर से जो एक्सेलरेशन मिलता है, उस लीनियर एक्सेलरेशन का नाम टेंजेंशियल है। समझे बच्चे? उस लीनियर एक्सेलरेशन का नाम टेंजेंशियल है। क्लियर? तो टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डीवी बाई dt। इसका एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, वेयर v लिखा है मैंने, वेक्टर साइन नहीं लगाया है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का चेंज विथ टाइम is also called as tangential acceleration. Is it clear or not? Please tell me yes or no. Yes. नॉन यूनिफॉर्म में कितने एक्सेलरेशन होंगे? 2, और यूनिफॉर्म में कितना होगा? 1। One. है ना, 1। नॉन यूनिफॉर्म में 2 एक्सेलरेशन क्यों होगा? व्हाई डज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज 2 एक्सेलरेशन? तो हम कहेंगे it has 2 acceleration, one because of change of direction of velocity and another because of the change of magnitude of velocity। ठीक है, अच्छा, ये दोनों एक्सेलरेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो one is in the direction of tangent and another one is the direction of radius। ठीक है, इसका मतलब what is the angle between the two? What is the angle between the two? तो angle between these two is always 90 degree। Is it clear? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और दोनों एक्सेलरेशन है, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मुझे रिजल्ट निकालना हो कि व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन, तो वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। याद करो, याद करो, याद करो। ए नेट हम कैसे Yes. लिखेंगे बेटा? ए नेट हम लिखेंगे ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए सेंट्रीपिटल ए टेंजेंशियल, और दोनों के बीच का एंगल cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो नेट एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों? ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर नेट एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन? मान लो दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, लेट से ये 80 इधर है, तो 80 को मैं इधर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, इसमें अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। अच्छा, ये 2 अल्फा में कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसलिए मैं इसको अल्फा नहीं लेता। आई विल टेक इट सम बीटा और थीटा, व्हाटएवर यू लाइक। लेट्स से थीटा ले लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय AC, तो थीटा की वैल्यू मींस द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन will be equal to tan inverse 80 upon AC, tan inverse A tangential upon A centripetal. This is the value of theta. Is it clear or not? Tell me yes or no. If anyone is having any sort of doubt, please ask me. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, प्लीज पूछो। और डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड। नोट कर लेना तो मुझे बताना, और किसी को भी कोई डाउट है बिंदास बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के प्लीज आस्क मी। Sir, done.
ओके गुड, चलो किसी को कोई इशू नहीं है, मैं मान लेता हूँ। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस, मुझे पहले तो एक बात बताएं, सारे बच्चे बताएंगे कि सर ये जो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें दो एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल भी है और एक टेंजेंशियल भी है। तो मुझे आप में से कोई बच्चा ये बताएगा कि सर इसमें जो सेंट्रीपिटल की वैल्यू होगी, सेंट्रीपिटल की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी या वेरी कर रही होगी इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या हर पॉइंट पे चेंज होगी? सर वेरी कांस्टेंट। करेगी। वेरी करेगी सक्षम, कांस्टेंट नहीं होगी। भाई आपने नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब पढ़ा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट हैज टू चेंज। मतलब अगर मान लो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, मान लो, तो यहां पर वो कुछ और हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो मैं 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस लिखूंगा, और यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं तो 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस लिखूंगा। समझ में आई बात? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती है मेरे भाई। ओके सर। नहीं, यही बात है ना? और यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म में वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पे फिक्स रहती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी फिक्स रहता है। क्लियर है? तो मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया है। अगर किसी को भी 1% भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। चलो सर, एक दो क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर एक वेक्टर का डाउट अभी पूछ लूं? नहीं, वेक्टर का डाउट है तो आप बाद में पूछ लेना, पहले तो जरा से इस पे बात कर लेते हैं, इफ यू Sir, डोंट please go माइंड। to the previous slide. Done, sir. ओके ओके, तो कमिंग टू अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन आपका बेसिकली ये है कि assuming that the moon completes one revolution in a circular orbit around the earth in 27.3 days, calculate the acceleration of the moon towards the earth। मैं आपको ये बताऊं कि ये मान लीजिए ये अर्थ है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय ड्राइंग whatever is given in the question, I am drawing that। कि अर्थ मान लीजिए या मून मान लीजिए, और आप ऐसे अज्यूम कर लो कि मून इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। ठीक है, आपसे बोला गया कि द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में मून टेक्स 27.3 डेज। मून टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून if the radius of this orbit in which moon is revolving, that radius is 3.85 into 10 to the power 5 kilometer। रेडियस ऑफ द मून कितना है? 3.85 into 10 to the power 5 किलोमीटर है। और टाइम कितना लगता है मून को यहां से चल के वापस यहां आने में? 27.3 डेज लगता है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझे? अब देखो सर, So that's सबसे the पहली बात, radius of the moon. yes, this is the radius of the moon। this नहीं, radius of not the moon, radius of the orbit in which the moon is revolving। this is orbit, right? this is the orbit in which moon is revolving around the earth। clear? Yes, sir. ठीक है, मतलब मून का जो मोशन है, द मोशन ऑफ दिस मून इज सर्कुलर मोशन। और ये जो सर्कुलर मोशन है मून का, तो इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, जिस पाथ पे ये मून घूम रहा है, उसका रेडियस इज 3.85 into 10 to the power 5 किलोमीटर। तो अब आपको पूछा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहले तो एक बात समझो, आपको जब भी वर्ड आ जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है V v स्क्वायर बाय आर, या इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, है ना? दूसरा फॉर्मूला हम इसका लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। अभी मैंने दोनों फॉर्मूला बताया था। अब एक बात Yes, बताओ, sir.
डू वी हैव दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर द मून? v की वैल्यू No. गिवन है क्या बच्चे? नहीं गिवन है, सिंपल सी बात है No. भाई, v की वैल्यू गिवन नहीं है। वेरी गुड, v की वैल्यू गिवन नहीं है, तो v की dr by वैल्यू अगर dt से आई गेस निकालेंगे। नहीं, dr by dt में याद रखो r was the position vector, बट यहाँ अगर r की वैल्यू आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो r का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो अगर आप कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करोगे, इफ यू डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो रिजल्ट विल बी जीरो। तो इसलिए अच्छा। आपको वहां से, है ना, वहां से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें बेटा, तो यहाँ पर आई विल बी यूजिंग, मैं बताता हूँ, आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आप कहोगे सर ओमेगा भी तो गिवन नहीं है, ओमेगा इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ कैन यू यूज दिस फॉर्मूला? आप ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो मैं आपको लॉजिक देता हूं। सर एक बात याद रखेंगे आप सारे बच्चे, सर सारे बच्चे, मुझे एक बात बताइए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इफ द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, इफ द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, अगर एक बार घूम जाए, इफ द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, हाउ मच ऑफ द एंगल विल इट कवर? व्हाट वुड बी द 2 pi. एंगल? 2 pi. Very good. Radian. Angular displacement will be 2 pi radian. Oh, very good. और मान लो इसको घूमने में जो टाइम लगेगा, that will be considered as its time period. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है। आपको शायद याद होगा, ये वर्ड कभी सुना होगा, टाइम पीरियड। यस सर। तो टाइम पीरियड मान लीजिए कैपिटल टी है, मान लीजिए बेटा। ये टाइम पीरियड का क्या मतलब है? जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पहुंचने का जो टाइम है ना, बार बार, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो मुझे एक बात बताओ, एंगुलर वेलोसिटी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थीटा बाई टी, डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। है ना, थीटा बाई टी मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन कितना टाइम लगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टी? सोच के देखो। यस सर। तो आप लोग अब एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे कि ओमेगा को हम कभी भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बेटा? सर ये क्वेश्चन में सर थीटा नहीं, थीटा इज नॉट गिवन टू यू आपको, बट ये बोला गया है इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हाँ वही मैं कह रही हूँ, मतलब So मेंशन है that I know, कंप्लीट। yes, one complete revolution, तो means I know the value that is equal to 2 pi. ठीक है, और अगर नहीं भी थीटा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा कैन ऑलवेज बी रिटन एज 2 pi by t, मतलब पूरा का कितना एंगल कवर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। तो देखो ये टोटल टाइम पीरियड आपको गिवन, समझ रहे हैं आप? सर प्लीज कुछ तो कहो। यस सर। कहते रहो, अच्छा लगता है। एनीवेज, तो ओमेगा की वैल्यू को हम ये पुट कर सकते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू 2 पाई बाई टी इन का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया हो तो देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं 3.85। ये मीटर है या किलोमीटर है? किलोमीटर। व्हाट इज एसआई यूनिट? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? SI यूनिट मीटर, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, बिकॉज बेटा 1 किलोमीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 3 मीटर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अब कितना, 2 पाई, तो 2 पाई को हम लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, पाई कैन बी रिटन एज 3.14। और ये जो टाइम गिवन है किसमें गिवन है? टाइम देखो तो टाइम की यूनिट क्या गिवन है? But sir, isn't pi being used as degree? Tell me, someone is saying something. Sir, I'm saying that isn't pi being used as degree over here? Yes, pi can be used as degree as well as a number. ठीक है, whenever it is the case of angle, take the value of pi as equal to 180 degree. ठीक है, but whenever it becomes a number, तो take pi as 3.14. यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी ना, सिंपली पाई की वैल्यू क्या है? नहीं समझे? वो अभी तक फॉर्मूला में ना, shouldn't we use 180 only? हाँ, वो तब जब आपको ये बोला जाए कि इफ यू हैव 180 डिग्री एंगल, तो अगर उसको लिखना हो तो आप उसको लिखेंगे पाई रेडियन इन टर्म्स ऑफ एंगल, राइट?
बट यहाँ पर कोई एंगल तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी एंगल को कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं बेटा बच्चा। एम आई कन्वर्टिंग एनी एंगल हियर? No, sir. No, sir. So if you are not converting any angle into radian or whatever, so just use pi as a number, which is 3.14. कंफ्यूज हो गया ना तुम? फिर से सुनो, एंगल अगर है, इफ यू हैव टू कन्वर्ट एंगल, तब पाई की वैल्यू 180 यूज करना, अदरवाइज एंगल नहीं है तो पाई को तो एज अ नंबर यूज करना 3.14। ठीक है? अच्छा, टाइम की जो यूनिट गिवन है वो क्या गिवन है यहाँ पर? डेज। Days, और एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट? seconds. सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पर डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ वी विल डू दैट? तो हम लिखेंगे 27.3 डेज, एक दिन में 24 आवर्स 24 into मल्टीप्लाइड बाय मिनट इनटू सेकेंड्स। एक गंदी सी कैलकुलेशन है, बट ये समझ में आ गया आपको कैसे क्या हुआ है। मैंने डेज को कन्वर्ट किया इनटू सेकेंड्स, और मैंने जो लेंथ है, जो या तो ऑर्बिट का जो लेंथ है, रेडियस है, वो किलोमीटर में, तो उसको कन्वर्ट किया मीटर में। और जब आप ये पूरा का पूरा सब कुछ सॉल्व करेंगे तो द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट वुड बी 2.73 into 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल आंसर। पाई की वैल्यू 3.14 लिख दिया ना सक्षम? सर बट मतलब पाई तो मतलब एक अलग वाला ये होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री वो को अलग, रिप्रेजेंट बिल्कुल हो। अलग नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, वही अप्लाई करो। पाई को अगर यहाँ पर डिग्री में लिखोगे ना, तो पाई को अगर आप डिग्री में लिख दोगे यहाँ पर, तो डिग्री में तो वो एंगल बन जाएगा। अच्छा, ओके। देखो इशिका, लिसन टू मी। इशिका, पाई Yes, को sir. भले, पाई को ऑल्दो वी कॉल पाई एज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा, बट वो तब यूज किया करो व्हेन यू हैव सम वैल्यू ऑफ एंगल। अगर देखो, पहली बात तो ये, पहले ये एक बात बताता हूँ, ये नोट कर लो। मैं आपके पाई के कंफ्यूजन पे आता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो। आई विल कम टू द कंफ्यूजन ऑफ पाई। नोटेड। देखिए, आप एक बात याद रखिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। लिख दिया? कोई दिक्कत? जैसे लिख दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अब फर्दर पाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो फर्दर पाई को लिख दीजिए 3.14। नहीं, यही बात समझ में? सर आप एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री बेसिकली होता है 60 डिग्री को अगर 3 पाई बाय 3। अब आपने पाई बाय 3 लिख दिया। अब आपसे कोई पूछे कि ये वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आएगी, तो पाई की वैल्यू आप 3.14 रख दीजिए, डिवाइड बाय 3। बस ये कर दीजिए। अभी भी समझे? नहीं समझे? अरे नहीं समझे, फिर से सुनो भाई। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 कर लिया? बोलो तो। यस सर। अब अगर इसको कोई बोले कि भाई कैलकुलेट करके मुझे नंबर में इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करना? पाई को 3.14 डिवाइड बाय 6 लिख दो आगे फर्दर। ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा। नहीं, मतलब देखो, मेरी बात समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ। 45 डिग्री को पाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय 4 आ गया। Yes, sir. अब ये वैल्यू पता चल गई। अब अगर मैं इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? तो पाई की जगह हम लिख देंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 3.14 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो। तो अगर हम 3.14, एक मिनट, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम कर दें तो ये आ जाता है 0.785। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.785 इन टर्म्स ऑफ नंबर। अच्छा सर, जैसे वो रेडियन डिग्री है और वैसे ये मतलब डिग्री का नंबर वैसे में ये फर्दर उसका उसी का कन्वर्जन है नंबर में, उसी चीज का कन्वर्जन हो गया नंबर में। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए, ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने इरेज कर दिया छोटी। चलो
None, sir. ओके, अब एक थोड़ा बेहतर सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज गिवन एज 2t²। ठीक है, या मैं इस क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ circular path of radius 2 meter, circular path of radius 2 meter, velocity of particle is given as v is equal to 2t²। ठीक है, फाइंड नेट एक्सेलरेशन। अभी सवाल को अच्छे से सीखना। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, और वो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इट इज गिवन एज 2t²। मुझे एक बात बताओ कि ये वैल्यू जो है ना वेलोसिटी की, will it change with time or it will remain constant with time? चेंज विद ये t यहाँ पर टाइम है बेटा, तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं कि दिस वेलोसिटी विल चेंज विथ टाइम। सबको क्लियर है? दिस वेलोसिटी विल ऑफ कोर्स चेंज विथ टाइम। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी तो व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन वुड इट बी? विल इट बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म। ऑफ कोर्स इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है ना बेटा। सर्कुलर मोशन में अगर v की वैल्यू चेंज हो तो दैट सर्कुलर मोशन वुड बी नॉन यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर? तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म में बेटे कितने एक्सेलरेशन होते हैं? हाउ मेनी एक्सेलरेशन डू वी हैव? 2. One is centripetal and another one is टेंजेंट। tangential. वेरी गुड। अब हमसे पूछा कब है उसने? 1 सेकंड पे। तो पहले तो हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। हमें रेडियस गिवन है इस क्वेश्चन में 2 मीटर। तो भाई 1 सेकंड पे v की वैल्यू क्या होगी? तो पहले मैं लिख देता हूं एट t इक्वल टू 1 सेकंड। लिसन टू मी, डोंट गेट कंफ्यूज। एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 1 सेकंड, क्या मैं v की वैल्यू 2 into 1 लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। यस और नो? सर Yes, sir. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे मैं क्या लिखूंगा? v²/r। जो इस इंस्टेंट पे v है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2² डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है? 2। ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? इज एवरीवन Yes, कन्विंस्ड? sir. प्लीज टेल मी यस और नो। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, नाउ ये तो सेंट्रीपिटल हो गया। फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल के लिए मैंने क्या सिखाया था? अभी याद करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते हैं। डू यू रिमेंबर? अभी लिखवाया था। तो d/dt ऑफ 2t² लिख लो। अब यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2 इज अ कांस्टेंट और t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t टू द पावर -1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4t। ठीक है, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 1। तो टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 into 1 is equal to 4 meter per second square. Have you understood or not? Please respond. यस सर। मैंने 1 सेकंड पे सेंट्रीपिटल भी निकाल लिया, मैंने 1 सेकंड पे टेंजेंशियल भी निकाल लिया। क्लैरिटी है? पहले यहां तक नोट करिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। Is it clear to all? Sir. ठीक है, यहां तक नोट कर लिया हो तो बताइएगा। मोना प्लीज नोट करो। सर मुझे नहीं समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन।
कौन 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 है कौन है? सर अलवीरा। हाँ अलवीरा, मुझे ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है अलवीरा? व्हाट इज द सर फॉर्मूला ऑफ ओमेगा सेंट्रीपिटल स्क्वायर, एक्सेलरेशन? सर वी दो स्क्वायर। फॉर्मूला होते हैं, हाँ 2 होता है। वी स्क्वायर बाय आर भी होता है और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर होता है। यहाँ सर। पर v की वैल्यू गिवन है ना अलवीरा, v का यस रिलेशन सर। गिवन है ना बेटा। अब हमें ओके कितने सर। टाइम पे चाहिए v की वैल्यू, कितने सेकंड पे चाहिए? तो एट 1 सेकंड, 1 तो t की वैल्यू 1 रख दो। t की अच्छा वैल्यू 1 रखेंगे तो v की वैल्यू पता चल गई एट t इक्वल टू 1 ठीक है। सेकंड। इज इट करेक्ट? तो यस सेंट्रीपिटल सर। की वैल्यू आ गई। अब आता है दूसरा पॉइंट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अभी एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, dv by dt। ठीक है, अभी लिखा था मैंने यस जब मैं सर। समझा रहा था, है ना? तो v की जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये यस डिफरेंशिएशन हो गया उसका। तो ये आया टेंजेंशियल का रिलेशन टाइम के साथ, ये आ गया। अच्छा बट हमें टेंजेंशियल की वैल्यू कितने टाइम पे चाहिए? 1 सेकंड पे चाहिए, तो t की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, समझे? ओके सर। समझ तो गई। ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग। सर मैंने नहीं लिखा अभी। जल्दी जल्दी प्लीज। क्वेश्चन पार्ट नोट कर लिया या जल्दी नोट करो सर, जल्दी करो। सर क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं और मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई हाउ मेनी एक्सेलरेशन डू वी हैव? इशिका, इशिका, हाउ मेनी एक्सेलरेशन Yes, वी sir. आर हैविंग इन दिस केस? So, 2. 2, है ना? एक सेंट्रीपिटल मेरा बेटा, वन इज सेंट्रीपिटल एंड वन इज टेंजेंशियल, और हमें मालूम है कि बोथ ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि Yes, बेटा sir. टेंजेंशियल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल, बिकॉज एक रेडियस की डायरेक्शन में है और एक टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आपको सिखाया था। नेट एक्सेलरेशन मैंने बोला था सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट 2 का स्क्वायर, बिकॉज सेंट्रीपिटल यू हैव गॉट एज 2 प्लस ऑफ टेंजेंशियल यू हैव गॉट एज 4, तो 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 16 मतलब अंडर रूट 20। क्लियर? इसका मतलब Yes, 2 sir. रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। देखो आपको समझ में आया हो तो। यस सर। इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं, थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं बता दूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v इज v स्क्वायर बाय आर। तो कहीं पर ये फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पर ये होगा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपको v गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ओमेगा गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट बी राइटिंग द होल स्टेटमेंट, आई विल जस्ट बी राइटिंग द क्वेश्चन। 4t स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, अनडाउटेडली ओमेगा टाइम के साथ वेरी करेगा, तो बिकॉज ओमेगा इज वेरिएबल, अगेन दिस सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? रेडियस की वैल्यू 1 मीटर ले लो, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर ले लो, टी की वैल्यू 4t क्यूब ले लेते हैं। ये सबको क्लियर है कि सर्कुलर मोशन ये वाला कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर v वेरिएबल हो या ओमेगा वेरिएबल हो तो सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। सर डिड यू अंडरस्टैंड? यस। Yes, sir. ठीक है, रेडियस कितना है इस सर्कुलर मोशन का? 1 मीटर है। तो आपको बताना है फाइंड ए नेट, फाइंड ए नेट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए कब? एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखो मैं कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं।
मैं आपको दो हिंट दे रहा हूँ। मैं 2 हिंट का मतलब मैं 50% क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर, और अल्फा को मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय आर। आपको बस ये करना है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फॉर्मूलाज, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करना है। देखूं मैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। हाँ, सारा बता ही दिया सक्षम, फिर भी देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। सर सेकंड वाला तो एक्चुअली नहीं था सर, लेकिन सेकंड बताना वाले में पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आपने भी अल्फा लिखा, AT इज इक्वल टू अल्फा आर, मेरे दिमाग में तो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आता? अभी तो जस्ट फॉर्मूला लिखा था मैंने, AT का फॉर्मूला लिखा था, देखो जस्ट लिखा था। इसका सब्स्टिट्यूशन होगा डेट या फिर एंटीन्यूट्रेट। एंटीन्यूट्रेट फैक्टोरियल का सब्स्टिट्यूशन, एंटीन्यूट्रेट फैक्टोरियल का सब्स्टिट्यूशन होता है। एंटीन्यूट्रेट का मतलब होता है वीकेंड। ओके जानवी, फाइंड द नेट रिजल्ट बेटा। तो सर ये एंटीन्यूट्रेट फैक्टोरियल का सब्स्टिट्यूशन होता है जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और क्यों करवाया जाता है? क्यों करवाया जाता है? टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी। क्या एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगी। इसका मतलब ये हुआ जो वैक्सीन है वो एंटीजन की तरह काम करेगी। हाँ सर, समझ आ गया? जो वैक्सीन है वो एंटीजन की तरह काम करेगी और ये हमारे बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करेगी एंटीबॉडी से प्रोड्यूस। अभी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी किसी पैथोजन को नहीं मार रही उसका, ये पैथोजन को नहीं मार रही, ये जो आया सुनो, ये जो एंटीबॉडी बनी है ये जो एंटीबॉडी बनी है, क्या एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पांस करेगी, सेकेंडरी रिस्पांस करेगी? नहीं, रिस्पांस करेगी। सेकेंडरी याद रखना, वैक्सीनेशन जो है नॉर्मल नॉर्मली नेचुरली चलो ज्यादा टाइम लग रहा है आप लोगों को। तो वहां पे एंटीबॉडी पहले रिस्पांस करेगी, उसके बाद दोबारा सर आ गया। ठीक है, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर होता है, बट हमें ओमेगा की वैल्यू कब चाहिए? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, ओके सेक्शन, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा at t equal to 2 seconds. Okay, Ishika. I'll find the value of omega at t equal to 2 seconds. तो omega की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4 into 2 cube. 4 into 2 cube. This will become 32. है ना? ये 32 हो जाएगा। बहुत गंदा सा रिजल्ट आ रहा है, मैंने कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दी। Anyways, centripetal acceleration will be equal to omega square multiplied by r. That is 32 squared multiplied by r is 1. अलवीरा जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1024 ये आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आते हैं टेंजेंशियल पे। टेंजेंशियल मैंने क्या बोला? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर होता है, और अल्फा को आप कैसे लिख सकते हो? तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एज डी ओमेगा बाई डी टी। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, डी ओमेगा बाई डी टी में आर तो ऐसे ही रहेगा, d बाई डी टी, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दो। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4t क्यूब है। तो r की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 विल बी केप्ट एज इट इज। t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t टू द पावर 3 माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 12t स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ at। तो कब चाहिए आपको? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, that is equal to 4 multiplied by 12, that is equal to 48 meter per second square. Am I correct or wrong? तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत गंदा सा रिजल्ट आएगा। 1020 है ना, 1024 का स्क्वायर प्लस ऑफ 48 का स्क्वायर। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, बट ये देखो ये आ गया। जिनका ये आया वो सही है, जिनका नहीं आया वो गलत है, और क्यों गलत है मुझे नहीं पता।
क्योंकि सब कुछ मैं बता चुका था। Is it done? I'm not solving it further because it will take enough time खामखा। तो इसलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा तो प्लीज रिस्पॉन्ड मी फास्ट। यस सर। Yes, sir, आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन। एक आध और क्वेश्चन कराता हूं मैं, एक और क्वेश्चन करा दूं अगर आप कहो तो एक और Yes, sir. क्वेश्चन पे आते हैं Yes, sir. रिलेटेड टू दिस सर्कुलर मोशन। ओके, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन गोज दिस वे, a particle moves on a circle of radius r is equal to 2 meter। मैं जहां पर डेटा से काम चल जाएगा, आई एम राइटिंग द डेटा ओनली, और जहां पर मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ओनली वो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा। आई एम नॉट राइटिंग द होल क्वेश्चन, ठीक है। और पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है जिसका रेडियस √2 मीटर है एंड द इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्ट्स इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 4 pi by 4 radian per second square। This is the angular acceleration। आपसे बोला calculate the magnitude of average velocity of the particle over the time it rotates quarter of the circle। ये वाला पार्ट मैं लिख देता हूं, calculate average velocity of particle over the time it rotates in quarter ऑफ सर्कल। पहली बात तो यहां पर आप क्लियरली इस बात को समझें, इन क्वार्टर ऑफ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इसका कोई लेना देना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से नहीं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको इस क्वेश्चन में सिंपली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज एवरेज वेलोसिटी। पहले तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं, पहले डायग्राम बनाओ। ये अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, कि भाई ये सर्कुलर मोशन है, लेट्स से पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है वेयर इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। क्वार्टर सर्कल का क्या मतलब हुआ? क्वार्टर सर्कल का मतलब हुआ यही नहीं 1/4। बेटा, ये 1/4, ये आर, ठीक है। अब मेरी बात पहले तो बहुत अच्छे से समझो। आपसे पूछा गया एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और आपको याद होगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होती क्या है। तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पढ़ा है क्या? यस सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये पढ़ा है। मुझे बेसिकली ये यूज करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला कि भाई एवरेज बताओ। मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरेज बताओ। तो अगर एवरेज बताओ बोला गया तो मुझे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बोला गया तो मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, टाइम निकाल लो, कैलकुलेट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये इनिशियल पोजीशन है, यहां पर ये जो पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल से फाइनल का डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। याद करो क्या ऐसा ही कुछ सिखाया था आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका? Yes. सर याद करना पड़ेगा कि सर अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है तो इन दोनों को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो यही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना सर। सर Yes, sir. मतलब ये इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ √r² प्लस ऑफ r²। इसका मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय r। कैन आई राइट दैट और नॉट? Yes. एवरीवन? सर डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आया? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। अब द सेकंड पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, राइट। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में
कितना टाइम लगेगा, यही तो क्वेश्चन So है ना won't it हमारा। be 2 hours? No, it will only be root 2 hour, not 2 hour, because you are calculating the displacement, and displacement is what? Displacement is the separation between initial and final position. This is your r, this is your r. So what will be this value? हाँ बच्चे, क्या हुआ सर? आप ये निकाल रहे हो ना, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ स्ट्रेट ऑफ Pythagoras राइट एंगल theorem. ट्रायंगल. यस, यू आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो आप √2r ही होगा ना ये? Yes, sir. I thought you put the value of r. That's why I got confused. No, I am finding the displacement. Okay, what is the time? मुझे एक बात बताओ. If the particle goes from this point to this point, how much is the angle that the particle has rotated? What is this angle that the particle has 90 rotated? degree. Pi by 4. Pi by 2, 90 degree. Yeah. है ना? अब listen to me. मैंने आपको ये इक्वेशन सिखाया था कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ हाफ इनटू अल्फा टी स्क्वायर. डू यू रिमेंबर दिस? Yes. Little bit. ठीक है, ये इक्वेशन मैंने सिखाया था आपको. What will be the value of omega initial? Omega initial will be 0. यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू 0 होगी. Why will it be 0? Because initial velocity 0 है तो ओमेगा भी 0 होगा. Did you get that? Yes. Because initial velocity 0 है तो वहां पर angular velocity भी 0 होगी ना. क्यों? Yes, sir. क्योंकि हमें मालूम है v is equal to omega multiplied by r होता है. तो अगर v 0 है तो ओमेगा will also have to be 0, तभी तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो सकती है. Yes. तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, अच्छा थीटा की वैल्यू आपने मुझे बोला कि ये पाई बाई 2 है, तो आई कैन राइट दिस एज पाई बाई 2 इज इक्वल टू हाफ. अल्फा इज गिवन एज पाई बाई 4, तो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर. ठीक है सर? तो पाई गोज बाई पाई, 2 कैंसल्स आउट बाई 2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स. देखो जरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया हो. Yes, sir. एम आई करेक्ट? Yes, sir. ठीक है. तो फाइनली बेटा एवरेज वेलोसिटी अब यहां लिख रहा हूं, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा. एवरेज वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया √2. r की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं √2r डिवाइडेड बाय 2. आपको r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है, देखो यहां पर √2 मीटर, मतलब √2 और r की वैल्यू भी √2 डिवाइडेड बाय 2. आपको मालूम है कि अगर रूट्स को रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा. तो 2 by 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड आएगा या Yes. नहीं आएगा बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी यस और नो. देखो अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस को आपको दोबारा भी प्रैक्टिस करना है आफ्टर द क्लास, घर पे बैठ के. तो अच्छे से देख लो पहले तो इसको. सर आपने r की जगह √2 लिखा है. जी, बिकॉज यहाँ देखो ना, यहीं पे तो मैंने मेंशन करा हुआ ना, r इज इक्वल टू √2 मीटर. Done, sir. गुड. चलिए, अगर आपको यहाँ पूछ लो. तक समझ में आ गया. हाँ हाँ पूछे. नहीं, पहले ये सब ने नोट कर लिया. Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि the centripetal acceleration and tangential acceleration is over for us. ठीक है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल हमने कर लिया पूरा. मींस हमने सर्कुलर मोशन का एक पार्ट कर लिया, विच इज द काइनेमेटिक. सर्कुलर मोशन आगे भी आएगा, मतलब लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन के बाद भी सर्कुलर मोशन आएगा, उसको हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो वो तो हम वहां पे बात करेंगे. नेक्स्ट डे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच विल बी लॉज ऑफ मोशन. तब तक आप इतना पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस करिए
और जो आपको नहीं समझ में आए प्लीज उसको नेक्स्ट क्लास में पूछिए। हाँ बोलो सक्षम, क्या पूछना चाह रहे हो? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलो। हाँ बताइए, बोलिए। फाइंड द वेक्टर AB and its magnitude. एक सेकंड। And its magnitude if it has initial point 1, 2, -1 and final point B 3, 2, 2. बस। फाइंड वेक्टर A एंड B सर या A सर प्लस असाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्या है, AB. फिर से पूरा पढ़ो। फाइंड वेक्टर AB। Find the vector AB and its magnitude if it has initial point 1, 2, -1 and final point B 3, 2, 2. अच्छा, तो आपको दो वेक्टर गिवन है, उसमें आपको ये गिवन है कि भाई दो वेक्टर है और वेक्टर ए बी निकालना है। ए बी एज अ वेक्टर आपको चाहिए और ए का जो पॉइंट है वो आपको गिवन है शायद 1, 2, -1। एम आई करेक्ट? और वेक्टर बी कितना है सक्षम? 3, 2, 2। ठीक है, तो आपको ए बी वेक्टर बताना है ना? तो एक बात समझिए, सिंपल सी बात है सर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 2, 2। तो देखो ये 1 जो है, दिस 1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 3 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ना, आई कैप। इसका मतलब अगर आप इस वेक्टर को देखोगे तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी है। तो ये वाली जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ क्या होगी? तो पहली बात तो आप ये समझें कि हम पहली बात तो ये कह सकते हैं सर, पहली बात तो ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी है इसको मैं पहली बात ऐसे लिख सकता हूँ 3 -1 आई कैप, ठीक है। उसके बाद लिख सकता हूँ +2 -2 जे कैप, ठीक है। सर उसके बाद लिख क्यों सकता कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर पे है और ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 6 मीटर पे है, तो आप इसकी लेंथ कैसे बताओगे सक्षम? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 -1 k कैप, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए बी जो एज अ वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 आई कैप और जे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 k कैप। ये तो वेक्टर आ गया। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये कितना हो जाएगा? √2 स्क्वायर्ड प्लस ऑफ 3 स्क्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू √30। ओके सर वो बस वही समझना था, सब्ट्रैक्ट क्यों किया। ठीक है, सर वो आंसर ओके। में तो डायरेक्ट कर रखा था जी, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर।